नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो कुछ नदियां देखी। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो रहेगा नर्मदा नदी। ठीक, चलिए अगर हम बात करें तो देखें, मध्य प्रदेश में सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी हो जाएगी भाई? आपकी नर्मदा। और नर्मदा हमने देखा कि नर्मदा क्या है भाई? आपका एक नदी के साथ साथ एक ड्रेनेज सिस्टम भी है, एक अपवाह तंत्र भी है, क्योंकि नदी नर्मदा नदी आपका जो है वो जाकर बंगाल आपका अरब सागर में जाकर मिलती है और वहाँ पर अगर हम बात करें अन्य नदियों को अपने साथ लेकर जाती है। तो भाई ध्यान रखना, नर्मदा का अपवाह तंत्र अगर हम बात करें तो पहली बात ये आपका दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, दूसरा आपका लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। पहला कौन सा है? गंगा। ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें जब आप नदियाँ मिलती हुई देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पेड़ से कुछ ब्रांचेस निकल रही, शाखाएं निकल रही हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है? लगभग आपका ट्री लाइक सिस्टम, या अगर हम बात करें वृक्ष नुमा प्रणाली है, जिसमें आपको देखने में ऐसे लगेगा कि बस आपका जो है वो एक नदी बह रही है और उस नदी में अगर हम बात करें तो कुछ आपकी नदियाँ ऐसे आकर बह रही हैं, तो ये देखने में आपको एक वृक्ष जैसा लगेगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा? वृक्ष नुमा प्रणाली। तो बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो भाई ध्यान रखना, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका अनूपपुर जिले से होता है। और अनूपपुर जिले में कहाँ से अगर हम बात करें तो आपका अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक, पहले यहाँ पर चीज़ें देख लो, सिर्फ मैप में हम सब चीज़ें देखेंगे। लंबाई कितनी है भाई? 13-12 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है। और भाई मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें समाप्ति कहाँ पर हो रही है तो भरूच नामक स्थान है, भड़ौच नामक स्थान है गुजरात में। वहाँ पर आपका कैम्बे की खाड़ी में जाकर क्या हो जा रही है भाई? आपका गिर जा रही है। और इसके अन्य नाम अभी हम देखेंगे, पहले जो नॉर्मल चीज़ मैंने आपको बताई वो देखते हैं। ठीक, चलिए तो भाई ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम क्या है भाई? अगर हम बात करें अनूपपुर जिला। ठीक, और अनूपपुर जिले में क्या है भाई? अगर हम बात करें एक स्थान है जिसका नाम क्या हो जाएगा? अमरकंटक। ठीक, तो अगर हम बात करें अमरकंटक हो गया, और ये किस जिले में आ जाएगा? आपका अनूपपुर जिले में आ जाएगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भाई आपका सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा में हमने देखा था भाई एक रेंज है जिसका नाम क्या है? आपका मैकाल रेंज। मैकाल रेंज में एक चोटी का नाम जिसका नाम क्या है भाई? आपका अमरकंटक। और अमरकंटक में आपका एक स्थान है जिसका नाम है नर्मदा कुंड। तो अब ध्यान रखिए, इसका उद्गम इन स्थानों से होता है ना। मतलब देखें तो सतपुड़ा, मैकाल, मेनली देखें तो अमरकंटक, और अमरकंटक में भी कहाँ से भाई अगर हम बात करें तो जो नर्मदा कुंड है वहाँ से क्या होगा भाई? इसका आपका प्रारंभ होगा। और भाई ये अमरकंटक से निकलकर आपका जो है अमरकंटक पर्वत से निकलकर सीधे जो है वो आपका बहना चालू करेगी, फिर थोड़ा सा आपका दक्षिण की ओर जाएगी, फिर वापस उत्तर की ओर आते हुए जो है ये आपकी समाप्त कहाँ पर होगी? तो ये जाकर समाप्त होगी आपका अरब सागर में। ठीक, अब ध्यान रखना, ये जहाँ पर समाप्त हो रही है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो भाई ये है आपका गल्फ ऑफ कैम्बे जिसको कहा जाता है, या कैम्बे की खाड़ी कहा जाता है। ठीक, कैम्बे की खाड़ी ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ कैम्बे कहा जाता है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना, गल्फ ऑफ कैम्बे में क्या होता है? ये समाप्त होती है। इसी को गल्फ ऑफ खंबात भी कहा जाता है, इसी को जो है वो खंबात की खाड़ी भी कहा जाता है। तो भाई ध्यान रखना, इसको खंबात की खाड़ी भी कहते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो ये दोनों किसका पार्ट है? तो ध्यान रखना भाई, ये दोनों जो है वो आपका अरब सागर का भाग है। तो भाई अगर ये दोनों ऑप्शंस आपको ना होंगे तो क्या लगाएंगे भाई? अरब सागर लगाएंगे। तो उद्गम में भी बता दिया मैंने आपको 2-3 पॉइंट जो जो आ सकते हैं, और मैंने आपको समाप्ति में भी बता दिया कि भाई कौन कौन से आपके पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कितने राज्यों से बहेगी? तो भाई अगर हम इस नदी की बात करें तो ये सबसे पहले उद्गम हो रही है एमपी से। इसके बाद अगर हम बात करें कहाँ बहेगी भाई? आपका महाराष्ट्र। और इसके बाद कहाँ चली जाएगी भाई? आपका गुजरात चली जाएगी। तो कुल आपका 3 राज्यों से बहती है। और ये 3 राज्यों में कुल कितनी लंबाई है? तो भाई ध्यान रखिएगा 13-12 किलोमीटर है ना। तो 1312 किलोमीटर है।
ठीक, जिसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी हो जाएगी, तो भाई ध्यान रखना मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। 1077 किलोमीटर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसका जो टोटल अपवाह क्षेत्र है, इसमें ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा क्षेत्र लगभग जो है वो किसका हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। लगभग अगर हम बात करें तो 89.9%, जिसको आप अप्रॉक्स 90 मान सकते हैं। तो भाई ध्यान रखना इसके अपवाह क्षेत्र का 89.9% एरिया कहाँ पड़ता है भाई, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका जो टोटल बेसिन है आपका, इसका 89.9% कहाँ पड़ेगा भाई, अगर हम बात करें तो ये पड़ेगा आपका जो है वो मध्य प्रदेश में। इसके बाद आगे हम बात करें तो कहाँ चली जाएगी, महाराष्ट्र में, और लगभग 2.7% बेसिन इसका कहाँ पड़ेगा, आपका महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 2.7% ध्यान रखना। ठीक, और इसके बाद अब बचा कितना आपका 6.4, तो 6.5 बचा। 6.5 कहाँ बहेगी, अगर हम बात करें तो आपका गुजरात में बहेगी। तो ध्यान रखिएगा लगभग 6.4 या 6.5 जो है वो आपका कहाँ बहेगी भाई, गुजरात में बहेगी। तो ये इसका क्या हो गया, बेसिन हो गया। आगे अगर हम बात करें तो भाई इसके अन्य नाम देख लेते हैं। ठीक, चलिए इस नदी के अगर हम अन्य नामों की बात करें तो भाई इसको किस नाम से जाना जाता है, मैकाल सुता। क्यों, क्योंकि भाई मैकाल पर्वत से निकल रही है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, आपका मैकाल सुता कहा। दूसरा अगर हम बात करें तो रेवा भी इसको कहा जाता है ना। ध्यान रखिएगा राजा पुरकुश ने नर्मदा का नाम क्या चेंज किया था, आपका रेवा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ 2 नदियाँ भी हैं, या तो भारत में आपका जो है 2 नाम से बहुत सारी नदियाँ हैं, या आपका एक ही नाम से बहुत सारी नदियाँ हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भाई मध्य प्रदेश में भी एक कावेरी है। ओमकारेश्वर में जो है वो क्या होता है, नर्मदा की एक शाखा अलग होती है, जिसको क्या कहा जाता है भाई, अगर हम बात करें तो जिसको आपका कावेरी कहा जाता है। नर्मदा की एक ब्रांच को कावेरी कहा जाता है। इसके बाद भाई ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो आपकी शिव जी की संतान मानी जाती है। मैं इसके पीछे लोक कथाएं आपको बताऊंगा अभी कि कुछ लोक कथाएं इससे जुड़ी हुई है नर्मदा जी से। तो भाई शिवपुत्री कहा जाता है, सोमो देवी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा सोमो देवी मतलब क्या हो गया, आपका खुशियां देने वाली नदी या अमृत बहाने वाली जो नदी है उसको क्या कहा जाता है भाई, आपका जो है वो ध्यान रखिएगा सोमो देवी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको कालिदास ने किस नाम से बुलाया है, सोम प्रभा नाम से बुलाया है। ठीक, तो कालिदास ने इसको किस नाम से बुलाया है भाई, आपका जो है वो सोम प्रभा नाम से बुलाया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा इसको जो है वो नामादोष नाम से किसने बुलाया है, टॉलमी महोदय ने बुलाया है। तो ध्यान रखिएगा टॉलमी ने इसको किस नाम से बुलाया है, नामादोष के नाम से बुलाया है। और गुप्त काल में जो अमरकोश लिखा गया था इसमें इसको किस नाम से बुलाया गया है भाई, आपका सोमोद्भवा के नाम से बुलाया गया है। तो इस नर्मदा के आपके अन्य नाम ध्यान रखिएगा कि भाई एक हमने क्या देखा नर्मदा के अन्य नाम में, एक हमने देखा भाई मैकाल सुता, क्योंकि एक इसकी पुत्री है भाई, आपका मैकाल की पुत्री है। दूसरा हमने नाम क्या देखा इसका भाई, आपका सोमो देवी, इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखिएगा, अमृत की देवी जिसको कहा जाता है। तीसरा हम बात करें तो कालिदास ने किस नाम से बुलाया भाई, आपका सोम प्रभा के नाम से बुलाया है। तो ध्यान रखिएगा ये किसने बुलाया है, कालिदास ने। तो सोम प्रभा किसका नाम है, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया नर्मदा का, बुलाया किसने, कालिदास ने। इसके बाद हमने क्या देखा भाई, आपका सोमोद्भवा, और ये सोमोद्भवा नाम जो है ये किसने दिया था, तो भाई ये आपका गुप्त काल में जो अमरकोश लिखा गया उसमें क्या कहा गया, इसको सोमोद्भवा कहा गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई टॉलमी महोदय ने क्या कहा इसको, तो टॉलमी महोदय ने इसको जो है वो आपका नामादोष कहा। इसके अलावा इसको और किस नाम से बुलाते हैं, तो हमने देखा कि इसको जो है वो आपका बुलाया जाता है शिव की बेटी के नाम से या शिव पुत्री के नाम से इसको बुलाया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसको जो है वो आपका गिवर ऑफ प्लेजर के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक, मतलब खुशियां देने वाली नदी। ठीक, तो इसको जो है वो आपका गिवर ऑफ प्लेजर के नाम से भी जो है बुलाया जाता है। तो ये नर्मदा के नाम जो है वो आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक नाम और जो इसका पुराणों में मिलता है जिसको क्या कहा जाता है, आपका रेवा कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, आपके नर्मदा नदी के अन्य नाम हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, चलिए
नर्मदा जो है आप देखेंगे तो नर्मदा नदी जो है वो आपका पश्चिम की ओर बहती है। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल क्या कहता है, भूगोल ये कहता है कि भाई जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है, एक रिफ्ट वैली में बहती है, और रिफ्ट वैली की ढाल किस ओर है, उसका जो है वो अगर हम ढाल की बात करें, उसके स्लोप की बात करें तो वो कहाँ है भाई आपका पश्चिम की ओर, इसलिए वो कहाँ बहती है आपका पश्चिम की ओर बहती है। अगर हम देखें तो बाकी सारी नदियां पूर्व की ओर बह रही हैं, नर्मदा ढाल के विपरीत पश्चिम की ओर बह रही है। और भारत के ग्रंथों में अगर हम बात करें या भारतीय लोक कथाओं में इससे संबंधित कुछ चीजें हैं। वो क्या चीजें हैं, तो भाई पहली चीज मैंने बताया कि इनको शिवपुत्री कहा जाता है ना, और कहा जाता है कि शिवजी जब तपस्या कर रहे थे तब उनके पसीने से किसकी उत्पत्ति हुई, नर्मदा की उत्पत्ति हुई। एक लोक कथा और है कि भाई एक कोई व्यक्ति था, कोई राजा थे, उन्होंने लगभग 14,000 साल तक क्या किया, आपका तप किया, और कहा कि भाई मुझे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए क्या करना है भाई, हाँ आप कोई नदी जो है वो धरती पर भेजिए। तब जो है शिव जी की आज्ञा से नर्मदा जी जो है वो मगरमच्छ पर बैठकर कहाँ उतरी भाई, आपका उदयाचल पर्वत। तो इसको शास्त्रों में क्या कहा गया, या लोक कथाओं में उदयाचल भी कहा गया है। ठीक। तीसरी एक कहानी क्या होती है कि भाई देवताओं और दानवों के बीच में क्या हुए, आपके बहुत सारे युद्ध हुए, और इसमें भी क्या हो गए कि भाई देवता भी पाप के भागीदार बन गए। तो उन्होंने शिवजी से जो है वो अनुरोध किया कि भाई हमको भी जो है वो क्या है, अपने पाप समाप्त करने के लिए जो है एक नदी दीजिए। तो उन्होंने कौन सी नदी दे दी भाई, नर्मदा। और नर्मदा में नहाने से देवताओं के भी पाप क्या होते हैं, धुल जाते हैं। अगर हम स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण की बात करें तो इसमें नर्मदा नदी की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर यमुना नदी में 7 दिन में पाप समाप्त होते हैं, सरस्वती नदी में 3 दिन में पाप समाप्त होते हैं, गंगा नदी में 1 दिन में, मतलब तुरंत क्या होता है भाई, नहाया आपने और पाप समाप्त हो गए। लेकिन नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से क्या हो जाता है भाई, आपके पाप समाप्त हो जाते हैं। तो नर्मदा को क्या किया गया है, आपका महत्व दिया गया है ना। जैसे अगर हम बात करें तो कहा है चाहे गांव हो चाहे वन हो, नर्मदा का महत्व क्या है, आपका बहुत ज़्यादा है। नर्मदा को सबसे पवित्र नदियों में से आपका एक माना गया है। तो एक लोक कथा तो नर्मदा के लिए ये है। दूसरा पश्चिम में बह रही है तो उससे जुड़ी हुई भी क्या है भाई, आपका एक प्रेम कथा है ना, नर्मदा की प्रेम कथा जिसको हम कहते हैं। और इसके कारण नर्मदा को 2-3 नाम और दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने देखा होगा भाई, हमने कल देखा था यहीं से क्या बह रही है, आपकी सोन नदी बह रही है। और भाई एक स्थान पर जो है वो आपका सोन नदी टर्न होकर कहाँ चली जाती है भाई, उत्तर प्रदेश और जो है वो आपका बिहार चली जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई उसी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम क्या है भाई, आपका जोहिला। और आगे जाकर अगर हम देखें तो जोहिला भी आपका यहीं से निकलेगी, और जोहिला जो है वो आपकी आगे जाकर किस में मिल जाएगी भाई, अगर हम बात करें तो सोन में मिल जाएगी। ठीक। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब इसमें क्या था कि एक लोक कथा चलती है कि भाई सोन क्या थे, आपके सोनभद्र एक राजा थे। सोन को नदी नहीं कहा गया, सोन को क्या कहा गया, आपका नद कहा गया। तो नर्मदा, सोन और एक आदिवासी कन्या जिसको कई लोक कथाओं में नर्मदा जी की दासी कहा गया है, ये तीनों आपके बचपन में एक साथ बड़े हुए है ना। मतलब 3-4 कथाएं हैं, एक पॉइंट से में, बाकी सब में अलग अलग है। एक में ऐसा था कि भाई नर्मदा जी का विवाह होना था और सोन से नर्मदा जी का विवाह तय हुआ, वो दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले थे। एक कहानी के अनुसार क्या है कि भाई तीनों जो है वो आपके बचपन के ही मित्र थे। तो नर्मदा और सोन का विवाह होना था। ठीक। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा का विवाह होना था किसके साथ भाई, अगर हम बात करें तो सोन के साथ। तो एक कहानी तो क्या थी कि भाई दोनों बचपन से जो है वो आपके साथ खेले, साथ आपके बड़े हुए, तो दोनों के बीच क्या हो गया, प्रेम हो गया। और एक कहानी क्या मैंने बताई कि एक कहानी के अनुसार नर्मदा का विवाह तय हुआ किससे भाई, आपका राजा सोनभद्र से।
इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, है ना। पहले एक कहानी बताता हूँ फिर दूसरी कहानी। तो एक कहानी के अनुसार क्या था कि भाई तीन थे, एक थी नर्मदा, दूसरा सोन और तीसरी नर्मदा की दासी जिसका नाम क्या था भाई जोहिला, जो एक प्रकार की आदिवासी कन्या थी और ये आपका राजमहल में रहकर नर्मदा जी की सेवा करती थी। तो भाई नर्मदा और सोन को क्या था, आपस में प्रेम था, ठीक। लेकिन जोहिला किससे प्रेम करती थी, सोन से, है ना, राजा है। और लड़कों का दिल क्या होता है, बहुत उदार होता है ना, हर किसी को मना नहीं कर पाते, ठीक। तो बोले नर्मदा को मत बताना, चोरी छुपे यहाँ भी चल रहा है ना। तो दो सहेलियाँ एक दोस्त, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ें आपकी चल रही थी। अब नर्मदा और सोन का विवाह तय हुआ, डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली थी कहाँ पर भाई, आपका अमरकंटक में, है ना। बोले दूर जाकर बढ़िया शादी करेंगे। शादी का टाइम हुआ, ठीक। नर्मदा जी गई हुई थी ब्यूटी पार्लर, उतने में यहाँ पर मुहूर्त निकला जा रहा था शादी का। पंडित जी ने बोला भाई कन्या को बुलाइए। और लगभग अगर हम बात करें, मैंने क्या कहा कि दासी थी और राजमहल में रहती थी, तो लगभग सजी धजी वो भी होती थी और भाई घूंघट में रहना होता था। तो जोहिला ने देखा नर्मदा जी तो आई नहीं, ब्यूटी पार्लर में लेट हो गई, तो एक काम करती हूँ, क्या करती हूँ, मैं ही बैठ जाती हूँ, है ना। तो घूंघट में कौन देख पा रहा है। सो भाई क्या हुआ, जाकर जो है वो मंडप में बैठ गई। उतने में नर्मदा जी आई। नर्मदा जी ने कहा मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ कौन है। उन्होंने देखा तो वो कौन थी भाई, जोहिला। तो उन्होंने जोहिला को धक्का दे दिया और भाई वहाँ से क्रोध से क्या हो गई, क्रोध में आपका जो है वो उल्टी दिशा में चल पड़ी। राजा सोन को ये बात पता नहीं थी, है ना। मतलब कई कथाओं में कहते हैं राजा सोन को ये बात पता नहीं थी। वो कुछ दूर नर्मदा को मनाने आए और कहा कि भाई नर्मदा रुक जाओ। जब नर्मदा नहीं रुकी तो राजा सोन भी आपका वापस चले गए और आगे जाकर उनसे कौन मिल गई, जोहिला मिल गई। और नर्मदा जो है उन्होंने क्या किया कि आजीवन जो है वो आपका विवाह ना करने का निर्णय लिया। इसीलिए अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में नर्मदा को चिर कुमारी नदी भी कहा गया है, ठीक। या इसको विरहणी नदी भी कहा गया है, जो विरह के बाद क्या हुई भाई आपकी उत्पन्न, है ना। एक कहानी इसी से मिलती जुलती है कि भाई आपका जो है वो नर्मदा का विवाह सोन से तय हुआ। ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे, है ना। नर्मदा ने जो है वो सोन की पराक्रम के बारे में सुना हुआ था और वो उसी पराक्रम को सुनकर क्या करने लगी, उनसे प्रेम करने लगी। अब उनसे जब रहा नहीं गया तो उन्होंने अपनी दासी को जो है वो अपना प्रेम संदेश लेकर किसके पास भेजा, राजा सोन के पास भेजा। और दासी ने क्या किया भाई, नर्मदा के वस्त्र और आभूषण पहनकर, क्योंकि भाई दूसरे देश में जाना था, तो नर्मदा के वस्त्र और आभूषण पहनकर क्या गई, वो राजा सोन से मिलने गई। सोन ने भी नर्मदा को नहीं देखा था, उनको लगा कि ये जो दासी आई है यही क्या है भाई, नर्मदा है। और उन दोनों के बीच जो है वो आपकी बातें हो गई। जोहिला का मन भी भटक गया, है ना। उन्होंने कहा भाई सीधे राजा ही तो है, तो भाई हम भी रानी बन सकते हैं। तो जोहिला ने फिर इस बात को छुपा कर रखा। नर्मदा जी ने कहा मैं इसको भेजी थी, ये आई क्यों नहीं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई मान लो कि दो परम मित्र हैं, है ना, और अपनी पत्नी या होने वाली पत्नी को आपने उसके साथ कहीं भेज दिया कि भाई मैं अभी उपलब्ध नहीं हूँ, तो एक काम करो तुम उसको कहीं लेके चले जाओ। और फिर बहुत देर तक दोनों का कांटेक्ट नहीं हो रहा, है ना, दोनों के फ़ोन नहीं लग रहे, तो आपके मन में चिंताएं आ जाती, फिर आप ढूंढने निकल गए। सेम चीज़ यहाँ पर हुई। नर्मदा जी ने क्या किया भाई, ये अभी तक आई क्यों नहीं, तो नर्मदा जी खुद चली गई। और जब नर्मदा जी खुद गई तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो यहाँ पर ये दोनों तो एक हो गए, मुझे अलग कर दिया। तो वहाँ से फिर वो क्रोध से वापस भागी। तो ये दोनों कहानी, मतलब एक तरीके से दोनों कहानियों का सार एक है, बस थोड़ी सी कहानी में परिवर्तन हो गया। तो ये लोक कथाओं के अनुसार आपकी जो है नर्मदा के बारे में बात कही जाती है। और यही कहा जाता है कि यही कारण है कि नर्मदा कहाँ बहती है भाई, आपका पश्चिम की ओर बहती है। इससे क्या सीख मिलती है, हाँ, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि दोस्त पर भरोसा ना करें, और दूसरा कि विवाह के पहले हमेशा पति, होने वाले पति या पत्नी को चेक कर ले कि ये वही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भाई ऑनलाइन डिलीवर मंगाया है अंदर कुछ और निकले, है ना। चलिए, तो ये भी चेक कर लें। दोस्तों पर भरोसा किया जा सकता है घर वालों के मामले में, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर मान के चलिए कहीं बाहर हैं, मान लो घर पर है, कई बार क्या होता है कि आपके दोस्तों को फ़ोन लगाया घर वालों ने और सब बोलते हैं हमारे पास है ना। जैसे कहीं सुना था मैंने कि एक व्यक्ति के पापा ने जो है वो ये टेस्ट किया कि इसके दोस्त ऐसा कितना साथ देते हैं, है ना, एक दोस्त से कितने अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अपने सामने अपने बेटे को बैठाया
और उसके 10-20 दोस्तों को फ़ोन किया, है ना, कि बोले भाई ये फलाना व्यक्ति कहाँ पर है, तो बोले अंकल यहीं पर तो है, साथ में ही है। लगभग 20 के 20 दोस्तों ने बोला यहीं पर है, और वो बैठा कहाँ, बाप के सामने, है ना। बोले बात कराओ, कहाँ है बात कराओ, तो कोई सबने अलग अलग ने, अब भी नीचे गया हुआ है, अभी वॉशरूम में गया हुआ है, अब भी जो है वो घर के लिए निकला है ना। और जैसे ही फ़ोन रखा, सबके फ़ोन दोस्त के पास आना चालू हो गए, भैया तुम्हारे पापा का फ़ोन आया, बोले टेस्टिंग चल रही थी, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, है ना। बोले तुम लोग अब मेरे पिताजी के भरोसे लायक नहीं बचे। बोले हमको करना भी क्या उनका भरोसा लेके, है ना, भाई हमारे लिए तुम ही हो, तू भरोसा कर उतना ही काफ़ी है। तो ये कहानी मैंने कहीं सुनी थी ना, किसी रील में देखी थी, तो मुझे याद आ गई। तो दोस्ती पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहकर, क्योंकि एक पौराणिक कहानी हमको ये भी सिखाती है कि आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो आपकी अगर हम बात करें तो एक लोक कथा हो गई, लेकिन अगर हम भौगोलिकरण की बात करें तो क्या है भाई, प्रश्न में ये नहीं लगाना है ना, ना ही आपको ये लिखना है कि नर्मदा पश्चिम में क्यों बहती है। तो वहाँ पर आप आंसर क्या लिख के आएंगे कि भ्रंश घाटी में बहने के कारण जो है वो कहाँ बहती है, आपका पश्चिम में बहती है। लिख के मत आना कि नर्मदा जी को सोन से प्रेम था, फिर जो है जोहिला ने विवाह कर लिया तो पश्चिम में। ये पौराणिक कथाएं या लोक कथाएं, तो ये हमको नहीं लिखना है, जो आंसर है वो लिखना है ना। चलिए, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। तो हमने नदी देख ली, इन्फॉर्मेशन उसकी जो है वो देख ली। अब हमको देखना है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो मैंने बताया था कि भाई जबलपुर के पास एक नदी आकर बहती, जिसका नाम क्या है भाई आपका, बरगी नदी। ठीक, चलिए, तो इसकी सहायक नदी देख लीजिए कौन कौन सी है। तो एक तो हो जाएगी आपकी बरगी रिवर हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो नरसिंहपुर के पास आप आएंगे तो नरसिंहपुर में आपको शक्कर नदी देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर शक्कर नदी हो जाएगी। इसके बाद आप आगे आएंगे रायसेन के पास, तो आपको जो है वो बारना रिवर देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर हम बात करें होशंगाबाद के पास तवा नदी देखने को मिलेगी, है ना। इसके बाद तवा के आगे ही आपको छोटी तवा भी देखने को मिलेगी, है ना। सीहोर के पास आएंगे तो सीहोर के पास आपको इसमें जो है वो कोलार नदी आती हुई मिली दिखेगी, है ना। तो कोलार नदी भी ध्यान रखिएगा, जो सीहोर के पास से निकलती है वो भी आपकी आकर इसमें मिल जाती है। इसके बाद आप खंडवा साइड जाएंगे तो खंडवा के आसपास आपको जो है वो सुक्ता नदी देखने को मिलेगी, है ना। जबलपुर के पास एक नदी और ध्यान रख लेना, हिरन नदी, है ना। तो ध्यान रखना एक नदी कौन सी हो जाएगी भाई, आपका हिरन नदी हो जाएगी। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो भाई चोरल नदी इंदौर से आपकी आती है ना, तो ध्यान रखिएगा एक नदी कौन सी हो जाएगी आपकी भाई, चोरल नदी हो जाएगी। ऐसी अगर हम बात करें तो आपका जो है वो लोई नदी ध्यान रखिएगा, है ना। तो लोई नदी जो है, ठीक, जिसको लोई भी कहा जाता है और गोई भी कहा जाता है, लोअर गोई भी कहा जाता है। तो लोई या गोई नदी जो है वो आप क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा, जो इसमें आपकी आकर मिलती है ना। तो गोई नदी ध्यान रखना, इसको गोई कर लीजिएगा ना। चलिए, तो भाई ध्यान रखना एक नदी हो जाएगी आपकी गोई नदी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो लगभग जो है वो टोटल इसकी सहायक नदियां हैं 41। ठीक, तो नर्मदा की कुल सहायक नदियां कितनी हैं भाई, ध्यान रखिएगा 41 सहायक नदियां हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इन 41 सहायक नदियों में कुछ आपकी दाएं हाथ से आकर मिलती है और कुछ बाएं हाथ से आकर मिलती है। तो कुल संख्या कितनी है भाई आपकी 41 है, जिसमें से 22 जो है वो कहाँ से आकर मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड से, और 19 कहाँ से आकर मिल रही है भाई, आपका राइट हैंड साइड से आकर मिल रही है। तो इस बात को ध्यान रखना कि भाई नर्मदा की अगर हम बात करें तो नर्मदा में कुल आपकी जो है वो 41 नदियां हैं, जिसमें से 22 जो हैं वो आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, तो 22 और बाएं दोनों बात से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो 19 कहाँ से हो जाएगा, राइट हैंड साइड से हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई इसी में आपको जो है वो एक मान नदी देखने को मिलेगी धार के पास, एक हथनी नदी देखने को मिलेगी। तो जितने भी आपके खाने पीने जानवरों के नाम हो सारे आपको इसमें देखने को मिलेगा ना। तवा हो गया, शक्कर हो गया, दूधी नदी हो गया, है ना। तो दूधी नदी भी इसकी सहायक नदी है। तो ये क्या हो जाएंगी भाई, नर्मदा की आपकी जो है वो सहायक नदियाँ हो गया। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, है ना, मैप के थ्रू आपको याद रहेगा कहाँ पर कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे अगर हम बात करें तो हमको देखना है क्या कि भाई नर्मदा जो है वो आपका किन किन क्षेत्र से होकर गुजर रही है। ठीक, चलिए तो पहले हम ये भी देख लेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं।
सबसे पहले हमने बात किया भाई सहायक नदियों की, तो ये सहायक नदियों के नाम लिखे हुए हैं। जो आपकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं वो मैंने आपको लिखवा दी है, मैप में आपको लोकेट कर दी है। ठीक, चलिए नर्मदा अगर हम देखें तो वैसे सामान्यतः आपको 15 जिलों से जो है बहती हुई मिलती है, लेकिन कुछ किताबों में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ किताबें हैं जिसमें ये संख्या जो है वो आपको 16 दिखाई देंगी। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं कि भाई मध्य प्रदेश से जो है ये आपकी नदी कहाँ कहाँ से जो है वो आपका बहती है। ठीक, चलिए तो उसको भी हम देख लेते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में जो है ये नदी आपकी कहाँ कहाँ से बहेगी। ठीक, चलिए तो हमने देखा अमरकंटक से भाई आपकी जो है वो निकली नर्मदा नदी। ठीक, चलिए तो भाई कौन कौन से जिले, तो ध्यान रखना 16 जिलों से गुजरती है नर्मदा नदी। इसमें से अगर हम बात करें तो कहीं कहीं स्रोत में 15 दिखेगा, तो मैं आपको बताऊंगा 15 क्यों है, 16 क्यों है। तो सबसे पहला जिला कौन सा हो जाएगा भाई, ध्यान रखना सबसे पहला जिला हो गया आपका अनूपपुर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला जिला कौन सा हो जाएगा भाई अनूपपुर, क्योंकि यहीं से निकल रही है, तो पहला जिला ध्यान रखिएगा आपका अनूपपुर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका डिंडोरी हो जाएगा, तो दूसरा जिला कौन सा हो गया भाई आपका डिंडोरी हो गया। तीसरे जिले की अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा भाई मंडला हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई सिवनी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिवनी के पास से नदी बहती है, लेकिन कई किताबों में चीज़ नहीं दिखाई गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पांचवा ध्यान रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट है जबलपुर, है ना। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना जबलपुर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नर्मदा का जो विशाल रूप आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ से देखने को मिलेगा भाई आपका जबलपुर से देखने को मिलेगा, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो यहीं से क्या करेगी आपका मैदान में प्रवेश करेगी, है ना। तो ध्यान रखना यहीं से नर्मदा नदी प्लेन्स में एंटर करेगी, तो और यहीं से नर्मदा का जो है वो हमको विस्तृत रूप देखने को मिलेगा। और यहीं से जो आपकी नदी है ये आपका जो है पश्चिम की ओर बहना, सतत रूप से पश्चिम की ओर बहना क्या कर देगी, अब चालू कर देगी। यहाँ पर देखो कि बीच में आपकी टर्न होकर ऊपर भी जा रही है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो कंटिन्यू इसको आप कह सकते हैं पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की ओर बहना क्या कर देगी, चालू कर देगी। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा आपका जो है वो निरंतर पश्चिम बहना जो है वो चालू कर देगी। तो जबलपुर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबलपुर के बाद अगर हम बात करें तो अगला जिला कौन सा हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा अगला जिला जो है वो हो जाएगा आपका नरसिंहपुर, है ना। तो ध्यान रखना अगला जिला कौन सा हो जाएगा भाई आपका नरसिंहपुर हो जाएगा। तो जबलपुर के बाद कहाँ आ गई भाई आपका नरसिंहपुर में आ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जिला हो जाएगा आपका रायसेन। ठीक, तो ध्यान रखना अगला जिला कौन सा हो गया भाई आपका रायसेन हो गया। रायसेन के बाद फिर एंटर करेगी कहाँ पर भाई आपका होशंगाबाद में, है ना। तो ध्यान रखना रायसेन के बाद कहाँ एंटर करेगी, होशंगाबाद में एंटर करेगी, फिर वापस रायसेन चली जाएगी, क्योंकि भाई आपकी बॉर्डर के पास से लगभग ये बहती है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला होशंगाबाद के बाद कहाँ प्रवेश करेगी, आपका सीहोर में प्रवेश करेगी। तो ध्यान रखिएगा होशंगाबाद के बाद कौन सा आ जाएगा आपका सीहोर आएगा। और सीहोर के बाद अगर हम बात करें तो अगला जिला कौन सा हो जाएगा, हरदा जिला हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, उसके बाद नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, और सीहोर के बाद कौन सा हो जाएगा भाई आपका हरदा हो जाएगा। हरदा के बाद अगर हम बात करें तो अगला जिला कौन सा हो जाएगा भाई आपका जो है वो खंडवा हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ध्यान रखिएगा हरदा के बाद अगला जिला कौन सा हो गया भाई खंडवा हो गया। ठीक, खंडवा के बाद अगर हम बात करें तो अगला जिला कौन सा हो जाएगा भाई देवास हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा उसके बाद कहाँ जाएगी भाई आपका देवास जाएगी। देवास के बाद फिर कहाँ जाएगी आपका खरगोन जाएगी। तो भाई अगला जिला हो जाएगा आपका देवास। देवास के बाद अगर हम बात करें तो अगला क्या हो जाएगा भाई आपका खरगोन जिला हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा खंडवा हो गया, देवास हो गया, इसके बाद खरगोन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई बड़वानी जाएगी, बड़वानी के बाद धार जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अगला जिला कौन सा हो जाएगा आपका बड़वानी जिला हो गया। बड़वानी के बाद अगर हम बात करें तो भाई अगला जिला धार हो गया। और इसके बाद अंतिम जिला कौन सा हो जाएगा भाई आपका अलीराजपुर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें तो
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुल कितने ज़िलों से बहती है भाई आपका 16 ज़िलों से बहती है। और 16 ज़िले कौन कौन से हो जाएंगे तो भाई ध्यान रखना, पहला ज़िला अनूपपुर हो जाएगा, दूसरा डिंडोरी हो जाएगा, तीसरा मंडला हो गया, चौथा सिवनी हो गया, पाँच आपका जो है उसके बाद पाँचवा जबलपुर। जबलपुर में नर्मदा मैदान में प्रवेश करेगी, बड़ा रूप देखने को मिलेगा और निरंतर पश्चिम की ओर बहना चालू करेगी। जबलपुर के बाद नरसिंहपुर जाएगी, उसके बाद रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, खंडवा, देवास, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। तो ये बात जो है वो आप क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो गया भाई नर्मदा के बारे में ना। आगे अगर हम बात करें तो अब देखेंगे कि भाई आपका जो है वो इस नदी में अगर हम देखें तो आपका और क्या विशेषता है। तो अगला क्या देख सकते हैं भाई, हम इस नदी में कुछ परियोजनाएं भी देख सकते हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं इस नदी पर बनी हुई है। हालांकि मैप इसका अलग से बनेगा, लेकिन नर्मदा इंपॉर्टेंट नदी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो आपकी परियोजनाएं बनी हुई हैं उन परियोजनाओं को भी हम क्या करते हैं भाई आपका देख लेते हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं नर्मदा पर बनी हुई हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, पहली परियोजना आपकी कहाँ पर हो जाएगी भाई, जबलपुर में हो जाएगी। जबलपुर में इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है बरगी। उसमें कौन सी परियोजना है भाई आपका, बरगी परियोजना है। और इसको किस नाम से जानते हैं तो भाई ध्यान रखिएगा, रानी अवंतीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए, इसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे जो है वो आपको रायसेन में इसकी सहायक नदी है जो है वो बारना रिवर। उसमें कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, बारना प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। फिर इसी की एक सहायक नदी है तवा, उसमें कौन सा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा आपको, तवा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। आगे सीहोर आएंगे तो सीहोर जो है वो आपका कोलार नदी पर है। सारे आपके नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे बरगी मेन रूप से अगर हम बात करें नर्मदा पर नहीं है, नर्मदा की सहायक नदी पर है, लेकिन है किसका हिस्सा, नर्मदा घाटी परियोजना का, क्योंकि नर्मदा घाटी में उसकी सहायक नदियों को हम काउंट करते हैं। इसके बाद जो सीधे अब नर्मदा पर है उसको ध्यान रखिएगा। जैसे आप खंडवा जाएंगे तो आपको दो परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। एक कौन सी हो जाएगी भाई आपका इंदिरा सागर परियोजना, जिसको पुनासा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी का पृष्ठजल या बैक वाटर क्या है भाई, वहाँ पर आपका हनुवंतिया टापू है, जिसको मध्य प्रदेश का जो है वो आपका सिंगापुर कहा जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो क्या होता है भाई आपका भारत का एकमात्र जल उत्सव या जल महोत्सव आपका जो है वाटर फेस्टिवल आयोजित होता है। इसके बाद यहीं पर अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई आपका ओमकारेश्वर परियोजना हो जाएगी, है ना। और ओमकारेश्वर परियोजना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी फिलहाल में आपका जो है वो 600 मेगावाट का तैरता हुआ क्या लगाया जा रहा है भाई आपका सोलर प्लांट लगाया जा रहा है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली परियोजना कौन सी हो जाएगी भाई, महेश्वर परियोजना हो जाएगी, जो कहाँ पर है, खरगोन जिले में है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात में आपने देखा भाई एक परियोजना जिसका नाम क्या है, सरदार सरोवर परियोजना या सरदार सरोवर डैम। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है भाई, इस नदी पर आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आपकी क्या है परियोजनाएं हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपका जो है वो अलग अलग देखा जाए तो परियोजनाएं होती हैं। जैसे कुछ वृहद परियोजना हो गई, है ना, कुछ आपकी मध्यम स्तरीय परियोजना होती है और कुछ आपकी लघु परियोजनाएं होती हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही भाई अब इस नदी में कुछ जलप्रपात भी होंगे, है ना। तो अब देखते हैं कि इस नदी में कौन कौन से वाटरफॉल हैं भाई साहब। चलिए, तो जब हम इस नदी पर वाटरफॉल्स की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले आपके वाटरफॉल पहाड़ों पर ही बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से भाई, आपका जो अमरकंटक वाला हिस्सा है ना। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे अमरकंटक में, तो अमरकंटक में कुछ आपको वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, जैसे दुग्धधारा, है ना। यहाँ पर क्या था, कहा जाता है कि भाई आपका जो है वो दूध के रूप में या दूध की एक धारा के रूप में क्या किया था, आपका जो है नर्मदा ने दर्शन दिया था। अब ध्यान रखना, दुग्ध धारा यहाँ पर है और धुआंधार कहाँ पर है, जबलपुर में ना। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि भाई वहाँ पर धुआंधार में जो है पानी सफ़ेद दिखाई देता है दूध की तरह, तो दुग्ध धारा हम लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा दुग्ध धारा कहाँ पर है, अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो अनूपपुर में है। यहीं पर अगर हम बात करें तो आपको कपिल धारा देखने को मिलेगा। ठीक, यहीं पर अगर हम बात करें तो आपको दुर्गा धारा देखने को मिलेगा।
ठीक। तो ध्यान रखिएगा, दुग्ध धारा हो गया, कपिल धारा हो गया, दुर्गा धारा हो गया। अभी हम जब मैप पढ़ेंगे तब हम पूरे जो है डिटेल में सब को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सा, अभी केवल इंपॉर्टेंट देखते हुए चलिए। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई जबलपुर में कौन सा हो जाएगा आपका धुआंधार, ठीक, या जिसको आपका भेड़ा घाट भी कहते हैं हम, है ना। तो ध्यान रखिएगा भेड़ा घाट या धुआंधार हो जाएगा, ये कहाँ पर भाई आपका जबलपुर में। इसके बाद अगर हम बात करें, आप आएंगे तो भाई आपको जो है वो अगला मिलेगा हरदा के आसपास मिलेगा, हरदा और खंडवा के बीच में आपको जो है वो वाटरफॉल मिलेंगे। जैसे एक का नाम क्या है भाई आपका दर्दी वाटरफॉल और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा आपका मंधाता वाटरफॉल, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें महेश्वर में आएंगे तो भाई महेश्वर में अगर आप देखेंगे तो महेश्वर में आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है भाई आपका सहस्त्र धारा, ठीक। यहाँ पर नर्मदा ऐसा लगता है बहुत सारी धाराओं में बह रही है, इसीलिए इसको महेश्वर फॉल या अगर हम बात करें सहस्त्र धारा जो है वो आपका कहा जाता है। और आगे आप जाएंगे तो वडोदरा के पास आपको इसमें देखने को मिलेगा कौन सा भाई जरवानी वाटरफॉल देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये कुछ क्या है भाई इसके आपके वाटरफॉल है। बाकी सतधारा वगैरह है तो ये सब हम जब वाटरफॉल्स आपकी डिटेल में पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को आपका देखते हुए चलेंगे, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा इस नदी के बारे में कुछ और चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जैसे इस नदी के किनारे आप ध्यान रखिएगा जो है वो किसका आयोजन होता है भाई आपका गौ कुंभ का आयोजन होता है ना। जैसे हमारा कुंभ होता है वैसे क्या है भाई आपका जो है वो गौ कुंभ का आयोजन होता है। और कहाँ पर होता है तो भाई नर्मदा का एक बहुत फेमस घाट है जिसको क्या कहा जाता है आपका ग्वारी घाट, है ना। और कहाँ पर है भाई ध्यान रखना ये आपका जबलपुर में है, ठीक। इसी का एक और घाट है जिसका नाम क्या है भाई आपका लम्हेटा घाट, है ना। और लम्हेटा घाट में ध्यान रखना अभी आपका देश का पहला पुरातात्विक पार्क जो है वो बनाया जा रहा है ना, आर्कियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना यहाँ पर जो है वो आपका एक पुरातात्विक पार्क जो है वो आपका बनाया जा रहा है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो बरमान घाट भी किस नदी किनारे अगर हम देखें तो भाई आपका जो है वो नर्मदा के किनारे है, नरसिंहपुर में है, जहाँ पर बरमान का मेला जो है वो आपका हर साल लगता है। इसके बाद सेठानी घाट भी ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के कुछ घाट जो है वो आप जो है क्या रखना भाई ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ और चीज़ें देखिएगा। जैसे नर्मदा का वाहन किसे माना जाता है तो भाई ध्यान रखना नर्मदा का वाहन जो है वो माना जाएगा किसको भाई मगरमच्छ को, ठीक। तो ध्यान रखिएगा मगरमच्छ जो है उसको क्या माना जाता है भाई नर्मदा का वाहन माना जाता है ना। मैंने एक जगह ये चीज़ पढ़ाई है ना, मैंने कहा भाई नर्मदा का वाहन क्या है तो बोले मगरमच्छ, मैंने पढ़ाया बच्चों को, है ना। उसके बाद मैंने टेस्ट दिया 3 नंबर का तो 3 मार्कर में मैंने लिखा नर्मदा का वाहन क्या है तो वो व्यक्ति क्या लिखता है सफ़ेद मगरमच्छ, है ना। केवल मगरमच्छ नहीं, थोड़ा उसने कहा हम और एक्स्ट्रा लिखेंगे तो उसने क्या लिखा सफ़ेद मगरमच्छ। अब मैंने कभी अपने जीवन में सफ़ेद मगरमच्छ देखा नहीं, है ना। अब मैंने कहा कि हो सकता है कि भाई इस व्यक्ति को ज़्यादा जानकारी हो, है ना। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मैंने कहा देखूं कहीं पर नर्मदा देवी जो है वो सफ़ेद मगरमच्छ में मुझे बैठी हुई दिखाई दें। तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी देखी मैंने तो उसमें भी क्या था मगरमच्छ काले ही दिख रहा था, है ना, सफ़ेद दिख ही नहीं रहा था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फिर कुछ ऐसा आंसर लिखने की टीचर परेशान हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा केवल आएगा तो क्या है मगरमच्छ है, ना कि सफ़ेद काला पीला हरा मगरमच्छ, ठीक है। जैसे भी रंग का होता होगा वैसा मगरमच्छ है। तो ये चीज़ आप जो है वो ध्यान रखना, ठीक। चलिए अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा इसी में आपका जो है वो जबलपुर वाले क्षेत्र से, भाई यहाँ पर हम आपका पुरातात्विक पार्क बना रहे हैं ना, जबलपुर वाले क्षेत्र में ध्यान रखिएगा इसी नदी के किनारे जो है वो हमको एक डायनासोर के जो है वो क्या है भाई जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा इसी नदी के किनारे हमको जो है वो डायनासोर के क्या प्राप्त हुए हैं जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिसको जो है वो आपका राजोरस छिपकली या डायनासोर के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा राजोरस के नाम से जिसको आपका जाना जाता था उसके जीवाश्म जो है वो हमको प्राप्त हुए हैं, है ना। बाकी आपने पढ़ा होगा इसी के पास सीहोर से जो है वो मानव खुपड़ी प्राप्त हुई थी। तो कहीं ना कहीं से घाटी पुरातात्विक की चीज़ों से क्या है आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई जहाँ पर नदी एक बड़ा मोड़ लेती है उसको क्या कहा जाता है गॉर्ज कहा जाता है ना।
तो भाई ध्यान रखना, जैसे अभी पिछली बार प्रश्न आया था मंधाता गॉर्ज करके आया था ना, तो ध्यान रखिएगा, जैसे भाई मंधाता पर्वत के पास क्या हो गया आपका, मंधाता गॉर्ज हो गया, ये ध्यान रखना है ना। फिर मुकरता गॉर्ज ध्यान रखिएगा, वो किससे संबंधित हो जाएगा भाई आपका, इसी नदी से संबंधित जो है वो आपका हो जाएगा। तो मंधाता गॉर्ज ध्यान रखना, मुकरता गॉर्ज जो है वो आप ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है भाई आपका, नर्मदा से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, या अगर हम बात करें तो भाई आपका मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक, पहले अपन यहाँ देख लेते कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक, चलिए ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो भाई मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि नामादोष नाम जो है वो किसने दिया था भाई आपका, टॉलमी महोदय ने दिया था, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, भारत की हृदय रेखा, मध्य प्रदेश की हृदय रेखा जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इसको गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो नर्मदा के बारे में ये चीज़ जो है वो ध्यान रखना। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि भाई होता क्या है, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी अपने अंतिम समय में क्या करती है भाई, एस्चुरी का निर्माण करती है ना। नर्मदा और ताप्ती ध्यान रखिएगा अपने अंतिम समय में एस्चुरी का निर्माण करती है। अब देखो, जब नदी आपकी किसी जगह पर मिलती है तो दो प्रकार से मिल सकती है। जैसे बाकी जो बंगाली खाड़ी मिलने वाली नदियां हैं उनके साथ क्या पैटर्न होता है कि भाई आपकी एक मुख्य धारा आई, अब ये अपने साथ भाई कहीं ना कहीं अपवाद को बहाकर लेकर आ रही, डिपॉजिट्स को लेकर आ रही है। और इसमें क्या होगा भाई, जैसे जैसे नदी में आपकी अशुद्धियाँ मिलेंगी वैसे वैसे इसके पानी का घनत्व क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा। और पानी का घनत्व बढ़ेगा तो इसकी स्पीड कैसी होगी भाई आपका, स्लो हो जाएगी। कभी आप देखेंगे पानी, कभी आप पाइप से जो है वो पानी मारेंगे तो आप देखेंगे शुरुआत में अगर आप दबाकर उसको स्प्रे करते हैं तो शुरुआत में पानी इकट्ठा जाता है क्योंकि स्पीड क्या होती है, तेज़ होती है। लेकिन जैसे जैसे स्लो होता है तो पानी क्या होता है आपका, फैलने लगता है। तो जैसे जैसे अगर हम बात करें स्पीड स्लो होगी तो पानी क्या होगा भाई आपका, फैलेगा। और बहुत सारी ब्रांचेस में क्या है, अगर हम बात करें तो बट के आपसे समुद्र में मिलेगा। तो लगभग इस प्रकार की एक त्रिकोणीय संरचना जो है वो क्या हो सकती है आपका, बनेगी। और ऐसी संरचना को हम क्या नाम देंगे भाई आपका, डेल्टा नाम देते हैं। तो लगभग अगर हम बात करें विश्व की अधिकतम नदियां क्या करती हैं भाई आपके, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार से आपका समुद्र में क्या होती है भाई, मिल जाती है ना। तो इसको क्या कहा जाता है आपका, डेल्टा कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें, पर नर्मदा और ताप्ती के साथ क्या होता है, ये क्या होता है, भ्रंश घाटी में बहती है। तो भाई ज़्यादा अपवाद इस आपका जो ज़्यादा अफवाह इसमें नहीं होता है या ज़्यादा डिपॉजिट इसमें नहीं होते हैं। तो ये नदी क्या होगी आपकी, सीधे जाकर समुद्र में मिल जाएगी, है ना। ये नदियाँ क्या हो गई भाई आपका, सीधे जाकर किस में मिल गई भाई आपका, समुद्र में मिल गई। और जब ये सीधे समुद्र में मिलती हैं तो ऐसी संरचना को क्या कहा जाता है भाई आपका, एस्चुरी कहा जाता है। या अगर हम बात करें इसको ज्वारनद मुख कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको ज्वारनद मुख कहा जाता है। या अगर हम बात करें तो इसको एस्चुरी कहते हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई ऐसी कौन सी दो नदियाँ हैं जिसको अगर हम बात करें जिसमें आपका एस्चुरी बनती है, ज्वारनद मुख या डेल्टा नहीं बनता है, तो वो नदी हो जाएंगी आपकी नर्मदा और ताप्ती। दो नदियां ऐसी हैं जो आपके ज्वारनद मुख बनाती हैं या एस्चुरी बनाती हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई इसी में ध्यान रखिएगा आपका, खरगोन में एक स्थान है जिसका नाम है बड़वाह, है ना। तो भाई ध्यान रखना, खरगोन में एक स्थान है जिसका नाम क्या है आपका, बड़वाह। और अगर आप बड़वाह की बात करेंगे तो भाई ध्यान रखना, यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है, महाशीर, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महाशीर संरक्षण या प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें, ये आपका बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है भाई आपका, महाशीर प्रोडक्शन सेंटर या जो आपका प्रजनन केंद्र है, रिप्रोडक्शन सेंटर है, ये कहाँ बनाया गया है, तो भाई बड़वाह में बनाया गया है। और ये बड़वाह कहाँ पर है, तो भाई ध्यान रखिएगा आपका खरगोन में। ठीक, एक पॉइंट और ध्यान रखना, इसी में 1961 में एक ऑपरेशन संबंधित है। ये आपका जो है वो व्यापम के एग्जाम में आ चुका है। ऑपरेशन नर्मदा का संबंध किससे है। ठीक, तो ध्यान रखना ऑपरेशन नर्मदा, अब कई बार सुनने में ऐसा होता है कि हम ये मान के चलेंगे कि भाई ये जो है वो नर्मदा को साफ करने संबंधित हो सकता है,
है ना, या नर्मदा के किनारे कुछ अच्छा काम करना होगा, उससे रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑपरेशन नर्मदा का संबंध जो है वो पुलिस ट्रेनिंग से है, तो ये भी लिख लीजिएगा कि भाई आपका जो है खरगोन में 1961 में जो है वो आपका क्या हुआ था, पुलिस प्रशिक्षण हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है, आपका ऑपरेशन नर्मदा कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और ध्यान रखना। जैसे अगर हम बात करें एक समिति, ध्यान रखिएगा सिंगुल समिति। ठीक, तो एक समिति का नाम ध्यान रखना, उस समिति का नाम क्या हो जाएगा भाई, आपका सिंगुल समिति हो जाएगा, है ना। तो सिंगुल समिति की अगर हम बात करें तो भाई ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंगुल समिति जो है इसका संबंध किससे था, तो भाई नर्मदा विवाद से था। ये ध्यान रखना, सिंगुल समिति का संबंध नर्मदा विवाद से था। इसके बाद मेधा पाटकर का नाम सुना है आपने, है ना। तो मेधा पाटकर का संबंध किससे है, तो भाई मेधा पाटकर का संबंध जो है वो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से है ना। तो सेव नर्मदा कैंपेन या नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है कौन भाई, आपकी मेधा पाटकर। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला कौन सा हो गया भाई, नर्मदा पुत्र हो गया। और भाई ध्यान रखिएगा अमृतलाल बेगड़ को क्या कहा जाता है, नर्मदा पुत्र कहा जाता है। तो अमृतलाल बेगड़ का नाम ध्यान रखना। अमृतलाल बेगड़ ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है भाई, नर्मदा तीरे तीरे, है ना, नर्मदा तीरे तीरे। इसके बाद अगर हम बात करें तो नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। ठीक, तो नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, तो ये भी क्या लिखी भाई इन्होंने, आपकी किताबें लिखी। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखना। नर्मदा को बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाए। तो अमृतस्य नर्मदा हो गया, नर्मदा तीरे तीरे हो गया, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, सौंदर्य की देवी नर्मदा हो गया। ये सारी जो है वो आपकी किसने लिखी है भाई, ध्यान रखिएगा अमृतलाल बेगड़ ने लिखी है, जिनको नर्मदा पुत्र के नाम से जो है वो आपका जाना जाता था। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना मई 2017 में, ठीक, मई 2017 में इस नदी को जो है वो आपका ह्यूमन बीइंग का दर्जा दिया गया है, या कह सकते हैं एक आपका लिविंग रिवर का दर्जा दिया गया है, जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। मतलब कि अब इस नदी के खिलाफ किए जाने वाले अपराध इस प्रकार से ट्रीट किए जाएंगे जैसे कि आप मानव के साथ कोई अपराध कर रहे हैं ना। तो ध्यान रखना, मतलब अब इसमें आपको इस नदी को नुकसान पहुंचाना क्या हो जाएगा, दंडनीय अपराध हो जाएगा। जैसे जीवित नदी गंगा भी है ना, जैसे इसके किनारे अगर आप मान लीजिए गंदगी फैलाते हैं तो क्या होगा भाई, आपको दंड जो है वो आपका मिलेगा। तो इन पॉइंट्स को भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें तो एक चीज़ और ध्यान रखना, धार में जो है इसके किनारे एक स्थान है। तो ध्यान रखना धार जिले में जब ये नदी जाती है तो धार में एक स्थान है जिसका नाम क्या है भाई, चंदन खेड़ी। और चंदन खेड़ी को ध्यान रखना मेघनाद की तपस्थली माना जाता है, या ऐसा माना जाता है कि भाई क्या किया है, मेघनाद ने यहाँ पर जो है वो आपका तप किया हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब इसके बाद दो संस्थाएं ध्यान रखना भाई, एक है आपका NWDT, है ना, और दूसरा हो जाएगा आपका NVDA। ठीक, NWDT क्या हो गया, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, या अगर हम बात करें आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदी में नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण, है ना, या न्यायाधिकरण कह सकते हैं, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, है ना, ट्रिब्यूनल हो गया। ठीक, तो आपका नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हो गया। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, NVDA, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, या अगर हम बात करें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। ठीक, चलिए अब ध्यान रखना ये दो क्या है, नर्मदा से संबंधित क्या है भाई, आपकी संस्थाएं हैं। ठीक, तो नर्मदा से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए, नर्मदा के पानी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए भाई ध्यान रखना 1969 में जो है वो किसकी स्थापना की गई, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल या NWDT की स्थापना की गई। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 9 अगस्त 1985 को ध्यान रखिएगा किसकी स्थापना की गई, NVDA की स्थापना की गई, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, जो नर्मदा घाटी के विकास को देखेगी। ठीक, तो ध्यान रखना है दो संस्थाएं हैं, NWDT और NWDT और NVDA।
अब ध्यान रखना, पहले विवाद होगा फिर क्या होगा, विकास होगा, है ना। पहले किसी भी चीज संबंधित क्या करेंगे हम, विवाद को सुलझाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो पहले कौन सी आपकी संस्था बनेगी भाई, ध्यान रखिएगा, आपका जो है वो विवाद न्यायाधिकरण बनेगा, और उसके बाद आपका जो है विकास बोर्ड बनेगा। इसको जो है आप क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, है ना। नर्मदा का एक नाम शंकरी भी है ना। और शंकरी के साथ साथ अब देखो क्या होता है, आपने देखा शिवपुत्री, समझना, अब शिवपुत्री को मैं शिव तन्या भी कह सकता हूं। तन्या का मतलब क्या होता है, पुत्री, है ना। तो इसको जो है वो आपका शिव तन्या भी कह सकता हूं। इसी का नाम एक क्या मिल जाएगा, शंकरी मिल जाएगा। तो नर्मदा के बहुत सारे नाम हैं, इन बहुत सारे नामों को जो है वो क्या रखिएगा भाई, आप याद रखिएगा। नर्मदा के बारे में आपका जो है केवल इतना ही। एक चीज़ और देखना हो तो एक देख सकते हैं, नर्मदा जो नमामि देवी नर्मदे यात्रा थी उसको एक बार और देख लो, क्योंकि वो हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक, चलिए। तो नमामि देवी नर्मदे यात्रा की अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना है, जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है पूरी स्लाइड में इन्फॉर्मेशन है ना। बाकी नोट डाउन कर लेना, जो चीज़ नहीं लिखी है वो आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक, नमामि देवी नर्मदे यात्रा की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है, ये जो है वो आपका नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए आपका प्रारंभ हुई थी, और इसी को नर्मदा परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ भाई, कहाँ से होगी ये प्रारंभ, अमरकंटक से, और समाप्त कहाँ पर होगी जाकर। इसीलिए मैंने स्लाइड हटा दी ये वाली, क्योंकि देखो नर्मदा परिक्रमा हो रही है, और परिक्रमा का मतलब क्या होता है, घूमकर वहीं वापस आना, वही होता है ना परिक्रमा। नदी थोड़ा ना बहाना है, परिक्रमा करनी है। तो भाई कहाँ से चालू होगी, अमरकंटक से, और कहाँ पर समाप्त होगी, अमरकंटक पर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा के संरक्षण के लिए 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ हुई थी, 15 मई 2017 तक चली, और इसमें ध्यान रखिएगा लगभग 148 दिनों में 16 जिलों की क्या की गई थी, यात्रा की गई थी। ठीक, और नमामि देवी नर्मदे किताब के लेखक ध्यान रखिएगा चंद्रकांत पवार। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि क्या होगा हम उसमें कई बार अमृतलाल बिगड़ लगा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, है ना। बाकी मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद, जय हिंद।